नमस्कार दोस्तों, ये कक्षा 10 की हमारा राजस्थान एवं इतिहास एवं संस्कृति की पाठ्य पुस्तक है। इसमें अपन ने 4 पाठ पढ़ लिए, 5वां अभी पेंडिंग में है और छठा का कुछ आधा से ज़्यादा चैप्टर पढ़ लिया। तो चलिए, जो रह रहा है चैप्टर उसको पढ़ते हैं। और ये राजस्थान जीके के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सभी परीक्षाओं के लिए समान दृष्टि से समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। स्थापत्य एवं शिल्प के विविध आयाम। आज है मंदिर, ठीक है। मंदिर शिल्प आज अपना ये चैप्टर है, मंदिर शिल्प, ठीक है ना। मंदिर शिल्प। दुर्ग तो पढ़ लिए अपन ने, ये दुर्ग लोहागढ़, जैसलमेर का किला, जयगढ़ आमेर, ठीक है। गागरोन का किला, भसौरगढ़ का किला, चित्तौड़गढ़, जूनागढ़ दुर्ग, बीकानेर, अकबर का दुर्ग अजमेर, चूरू का किला है, जो मेहरानगढ़, जोधपुर, तारागढ़, अजमेर, ये सब पढ़ लिए। अब मंदिर को पढ़ते हैं। मंदिर किधर गया? मंदिर शिल्प, ठीक है ना। मंदिर शिल्प स्थापत्य कला न केवल नगर निर्माण, भवन व दुर्ग निर्माण तक ही सीमित रही, वरन स्थापत्य कला न केवल नगर निर्माण व भवन एवं दुर्ग निर्माण तक ही सीमित रही, वरन कला की गति और कला की शक्ति के अनुरूप उसका प्रवेश मंदिरों के निर्माण द्वारा भी प्रदर्शित हुआ। भारत में मानसिक तथा राजनीतिक परिवर्तन के साथ कला की प्रगति भी होती रही। यदि राजस्थान के संदर्भ में चर्चा करें तो राजस्थान में 7वीं सदी से पूर्व जो मंदिर बने, दुर्भाग्य से उनके अवशेष ही प्राप्त होते हैं, जैसे कि बैराट का मौर्य युगीन गोल गुंबद मंदिर 7वीं सदी से पहले का है। बैराट का मौर्य युगीन गोल बौद्ध मंदिर, नगरी चित्तौड़गढ़ का वैष्णव मंदिर। यहाँ मंदिरों के विकास का काल 7वीं से 10वीं सदी के मध्य रहा। लगभग 8वीं सदी से राजस्थान में जिस क्षेत्रीय शैली का विकास हुआ उसे गुज्जर पृथ्वियार अथवा महामारू कहा गया है। इस शैली के अंतर्गत प्रारंभिक निर्माण मंडोर के प्रतिहारों और सामर के चौहानों तथा चित्तौड़ के मौर्यों ने किया। दोबारा से मंदिर शिल्प, ठीक है ना। यदि राजस्थान के संबंध में चर्चा करें तो राजस्थान में 7वीं सदी से पूर्व जो मंदिर बने वो दुर्भाग्य से उनके अवशेष ही प्राप्त होते हैं, जैसे कि बैराट का मौर्य युगीन गोल बौद्ध मंदिर, ठीक, 7वीं सदी से पहले का है। और नगरी चित्तौड़गढ़ का वैष्णव मंदिर। यहाँ मंदिरों का विकास का काल 7वीं से 10वीं सदी के मध्य रहा। लगभग 8वीं सदी से राजस्थान में जिस क्षेत्रीय शैली का विकास हुआ उसे गुज्जर पृथ्वियार अथवा महामारू कहा जाता है। इस शैली के अंतर्गत प्रारंभिक निर्माण मंडोर के प्रतिहारों और सामर के चौहानों तथा चित्तौड़ के मौर्यों ने किया। प्रारंभिक दौर लगभग 8वीं सदी एवं 9वीं सदी का प्रारंभ के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंदिर ओसिया, चित्तौड़गढ़ एवं आवानेरी में स्थित है। ओसिया, चित्तौड़गढ़ एवं आवानेरी दौसा बांदीकुई में है। ओसिया में 8वीं से 12वीं सदी तक जो मंदिर बने उनमें सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ी पर सचिया माता के मंदिर के पास बना सूर्य मंदिर, ठीक है ना। ओसिया में 8वीं से 12वीं सदी तक जो मंदिर बने उनमें सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ी पर सचिया माता के मंदिर के पास बना सूर्य मंदिर और नीचे मैदान में बने हरिहर मंदिर व महावीर मंदिर है। अच्छा, सचिया माता मंदिर के पास सूर्य मंदिर और नीचे मैदान में बने हरिहर मंदिर व महावीर मंदिर है। 9वीं सदी में विकसित गुर्जर प्रतिहार शैली के महत्वपूर्ण मंदिर पाली जिले में आउवा व बालोतरा के पास खेड़, दोनों लगभग 850 ईस्वी के क्रमश कामेश्वर एवं रणछोड़ जी मंदिर है। 9वीं सदी में विकसित गुर्जर प्रतिहार शैली के महत्वपूर्ण मंदिर पाली जिले में आउवा व बालोतरा के पास खेड़, दोनों लगभग 850 ईस्वी के क्रमश कामेश्वर एवं रणछोड़ जी मंदिर है। दोबारा देखते हैं। 9वीं सदी में विकसित गुर्जर प्रतिहार शैली के महत्वपूर्ण मंदिर पाली जिले में आउवा व बालोतरा के पास खेड़, दोनों लगभग 850 ईस्वी के। कौन कौन से मंदिर है? कामेश्वर
एवं रणछोड़ जी मंदिर है। लगभग 10वीं व 11वीं सदी के प्रारंभ में हमें गुर्जर प्रतिहार शैली का पूर्ण विकास एवं सोलंकी शैली का प्रारंभ देखने को मिलता है। यानी कि 10वीं और 11वीं सदी है उसमें गुर्जर प्रतिहार शैली का पूर्ण विकास हो गया और सोलंकी शैली का प्रारंभ देखने को मिलता है। ठीक है, इस समय का पहला महत्वपूर्ण मंदिर मेड़ता के दक्षिण में केकिंद या जसनगर का नीलकंठेश्वर मंदिर है। इस समय पहला मंदिर मेड़ता के दक्षिण में केकिंद, मेड़ता के दक्षिण में केकिंद या जसनगर का नीलकंठेश्वर मंदिर है। अच्छा, नीलकंठेश्वर मंदिर जसनगर का। सीकर के पास हर्षनाथ का मंदिर भी इसी समय का है। इन दोनों मंदिरों में हमें गोल स्तंभ मिलते हैं जो आने वाले समय में आम हो गए थे। गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम व सबसे भव्य मंदिर किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर लगभग 1016 ईस्वी है। यह भारत का सबसे अच्छे मंदिरों में से एक है। इसका शिखर दर्शनीय है। अच्छा, सोमेश्वर मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली। सीकर के पास हर्षनाथ का मंदिर भी इसी समय का है। सीकर के क्वेश्चन कैसे बन सकता है? क्वेश्चन ऐसे आएगा, बताइए सीकर के पास जो हर्षनाथ का मंदिर है वह किस काल का है, किस सदी का है? सरिस्का के दक्षिण पश्चिम में पारा नगर का नीलकंठेश्वर मंदिर भी एक भव्य त्रिकोटाकार मंदिर है। इन दोनों मंदिर में हमें गोल स्तंभ दोबारा देखते हैं यार, इम्पोर्टेंट है। 9वीं सदी में विकसित गुर्जर प्रतिहार शैली। गुर्जर प्रतिहार शैली कब विकसित हुई थी? 9वीं सदी में। शैली के महत्वपूर्ण मंदिर पाली जिले में आहुआ व बालोतरा के पास खेड़ दोनों लगभग 850 ईस्वी के क्रमश कामेश्वर एवं रणछोड़ जी मंदिर है। बताइए 9वीं सदी में आहुआ बालोतरा में कौन से मंदिर हैं प्रसिद्ध? कामेश्वर व रणछोड़ जी मंदिर। लगभग 10वीं व 11वीं सदी के प्रारंभ में गुर्जर प्रतिहार शैली का पूर्ण विकास व सोलंकी शैली का प्रारंभ देखने को मिलता है। इस समय का पहला महत्वपूर्ण मंदिर मेड़ता के दक्षिण में केकिंद या जसनगर का नीलकंठेश्वर मंदिर है। सीकर के पास हर्षनाथ मंदिर भी इसी समय का है। सरिस्का के दक्षिण पश्चिम में पारा नगर का नीलकंठेश्वर मंदिर भी एक भव्य त्रिकोटाकार मंदिर है। इन दोनों मंदिरों में हमें गोल स्तंभ मिलते हैं जो आने वाले समय में आम हो गए। गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम व सबसे भव्य मंदिर किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर लगभग 1016 है। यह भारत के सबसे अच्छे मंदिरों में से है और इसका शिखर दर्शनीय है। इस क्रम को आगे बढ़ाने वालों में जालौर के गुर्जर प्रतिहार रहे और उनके पश्चात चौहानों, परमारों और गोहिलों ने मंदिर शिल्प को समृद्ध बनाया। परंतु इस काल में कुछ मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली से अलग भी हैं। इनमें बारडोली का मंदिर, नागदा में सास बहू का मंदिर, उदयपुर में जगत अम्बिका मंदिर। क्वेश्चन बस यही आएगा, बताइए सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है? यहाँ पे नागदा में कौन सा मंदिर स्थित है निम्नलिखित में से? तो बारडोली का मंदिर, नागदा में सास बहू का मंदिर, उदयपुर में जगत अम्बिका का मंदिर प्रमुख है। 11वीं से 13वीं सदी के बीच बने राजस्थान के मंदिर सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि यह मंदिर शिल्प का स्वर्ण काल था। क्वेश्चन आएगा, बताइए राजस्थान में मंदिर शैली का सर्वश्रेष्ठ काल कौन सा था? 9वीं 10वीं 7वीं 8वीं या फिर 11वीं से 13वीं? इस काल में राजस्थान में काफ़ी संख्या में विशाल और अलंकृत मंदिर बने जिनमें सोलंकी या मारू गुर्जर शैली के अंतर्गत रखा जा सकता है। इस शैली के मंदिरों में ओसिया का सचिया माता मंदिर, इस शैली के मंदिरों में 11वीं से 13वीं सदी की बात है, 11वीं से 13वीं सदी के बीच इस शैली के मंदिरों में ओसिया का सचिया माता मंदिर, चित्तौड़गढ़ में स्थित समीदेश्वर मंदिर आदि प्रमुख है। इस शैली के मंदिरों में खंबे अलंकृत, पतले, लंबे और गोलाइलियों हैं। ये मंदिर ऊंची पीठिका पर निर्मित है। 11वीं से 13वीं सदी के बीच बने राजस्थान के मंदिर सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि यह मंदिर शिल्प का स्वर्ण काल है।
इस काल में राजस्थान में काफ़ी संख्या में विशाल और अलंकृत मंदिर बने, जिन्हें जिन्हें सोलंकी या मारूगुजर शैली के अंतर्गत रखा गया। सोलंकी या मारूगुजर शैली के अंतर्गत रखा जा सकता है। इस शैली के मंदिरों में ओसिया का सचिया माता मंदिर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित समीधेश्वर मंदिर आदि प्रमुख है। इस शैली के मंदिरों में खंभे अलंकृत, पतले, लंबे और गोलाकार हैं। ये मंदिर ऊंची पीठिका पर निर्मित है। इस समय की एक शैली विकसित हुई, भूमिज। राजस्थान में इस शैली का सबसे पुराना लगभग 1010 से 20 मंदिर पाली जिले में सेवाड़ी का जैन मंदिर है। अच्छा, सेवाड़ी का जैन मंदिर है भाई। मेनाल का महानालेश्वर लगभग 1075 ईस्वी। 12 जिले में रामगढ़ का भंडदेवरा व बिजोलिया का उड़ेश्वर मंदिर इस शैली के अन्य उदाहरण है। अगर क्वेश्चन अगर उसने दे दिया ना, कैसे भूमज शैली, जो भूमज शैली हुई उसके कौन सा एक मंदिर है भूमज। राजस्थान में शैली का सबसे पुराना लगभग 1010-20 में मंदिर पाली जिले में सेवाड़ी का जैन मंदिर, मेनाल का महानालेश्वर लगभग 1075। फिर 12 जिले में रामगढ़ का भंडदेवरा व बिजोलिया का उड़ेश्वर मंदिर इस शैली के अन्य उदाहरण है। अच्छा, भूमिज। भंडदेवरा का मंदिर कहाँ स्थित है? 12 जिले में रामगढ़, और उड़ेश्वर मंदिर बिजोलिया। राजस्थान सहित संपूर्ण भारत 13वीं सदी के बाद का काल मंदिर निर्माण की दृष्टि से बहुत उल्लेखनीय नहीं था। उत्तर भारत में हिमालय पर्वत की निचली श्रृंखलाओं के अलावा शायद राजस्थान ऐसा एकमात्र क्षेत्र जहां बड़े मंदिरों का निर्माण जारी रहा। इसका श्रेय तत्कालीन राजपूत शासकों को है। इस काल के मंदिरों में उदयपुर के जगदीश जी, एकलिंग जी के मुख्य मंदिर, केशवर पाटन के मंदिर और आमेर के जगत शिरोमणि मुख्य मंदिर है। ठीक है ना, उदयपुर के जगदीश जी, एकलिंग के मुख्य मंदिर, केशवर पाटन के मंदिर और आमेर के जगत शिरोमणि प्रमुख मंदिर है। ये मंदिर आकार की भव्यता लिए रहे हैं। विशाल एवं कलात्मक मंदिरों को बनाने में समय और धन विपुलता से व्यय होता था। बाद में धार्मिक असहिष्णुता के कारण मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट किए जाने के कारण प्राय इनका निर्माण बंद हो गया। ऐसे मंदिरों के बजाय 16वीं-17वीं सदी के बाद हवेली शैली के मंदिरों का निर्माण की बहुलता रही। हवेली शैली। राजस्थान में अनेक जैन मंदिर बने जो वास्तुकला की दृष्टि से अपना अलग स्थान रखते हैं। इन मंदिरों में विशिष्ट तल विन्यास, संयोजन और स्वरूप का विकास हुआ, जो इस धर्म की पूजा पद्धति और मान्यताओं का अनुरूप था। जैन मंदिरों में सर्वाधिक प्रसिद्ध देलवाड़ा के मंदिर हैं। इसके अलावा रणकपुर, ओसिया, जैसलमेर आदि स्थानों के जैन मंदिर प्रसिद्ध है। पाली जिले में सेवाड़ी, घाणेराव, नाड़ौर, नालनाई, सिरोही जिले में बरमान, झालावाड़ जिले में चांदखेड़ी और झालरापाटन, बूंदी में केशवर पाटन, करौली में श्री महावीर जी आदि जगहों के जैन मंदिर भी प्रसिद्ध है। अच्छा, दोबारा देख लेते हैं इसको। इसके अलावा रणकपुर, ओसिया, जैसलमेर आदि स्थानों के जैन मंदिर प्रसिद्ध है। पाली जिले में सेवाड़ी, घाणेराम, नाड़ौर, नालनाई, सिरोही जिले में बरमाड़, झालावाड़ जिले में चांदखेड़ी और झालरापाटन, बूंदी में केशवर पाटन, करौली में श्री महावीर जी आदि जगहों के जैन मंदिर भी प्रसिद्ध हैं। एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर। अब आएगा एक एक के बारे में डिटेल्स, है ना। ये तो पृष्ठभूमि थी ऊपर वाली। अब है एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर। एकलिंग जी का लकुलिस मंदिर उदयपुर शहर के निकट नाथद्वारा राजमार्ग पर कैलाशपुरी नामक गांव में स्थित है। इसका निर्माण 8वीं सदी में मेवाड़ के घोल शासक बप्पा रावल ने करवाया था तथा इसे वर्तमान स्वरूप महाराणा रायमल ने प्रदान किया। मंदिर के मुख्य भाग में काले पत्थर से बनी एकलिंग की चतुर्मुखी प्रतिमा है। एकलिंग जी को मेवाड़ राजघराने का कुल देवता माना जाता है। मेवाड़ राजघराने का कुल देवता एकलिंग जी।
जबकि मेवाड़ का शासक स्वयं उनका दीवान मानते थे। इस मंदिर के आते में कुंभा द्वारा निर्मित विष्णु मंदिर भी है। ठीक है ना। लकुलिश मंदिर, एकलिंग जी का लकुलिश मंदिर कहाँ है? उदयपुर। उदयपुर शहर के निकट नाथद्वारा राजमार्ग पर कैलाशपुरी नामक गांव में स्थित है। इसका निर्माण 8वीं सदी में मेवाड़ के गोहिल शासक बप्पा रावल ने करवाया था तथा इसे वर्तमान स्वरूप महाराणा रायमल ने प्रदान किया। मंदिर के मुख्य भाग में काले पत्थर से बनी एकलिंग जी की चतुर्मुखी प्रतिमा है। क्वेश्चन आएगा, बताइए काले पत्थर से बनी एकलिंग जी की चतुर्मुखी प्रतिमा किस मंदिर में है? नाम से पता चल जाएगा। वैसे तो एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर। मेवाड़ के राजघराने का कुल देवता एकलिंग जी माना जाता था। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, बताइए मेवाड़ के शासक स्वयं को किनका दीवान मानते थे? एकलिंग जी के। किराड़ू के मंदिर बाड़मेर, ये तो याद है, किराड़ू से बाड़मेर किराड़ू के मंदिर बाड़मेर। किराड़ू का प्राचीन नाम किराटकूप था, जो बाड़मेर के हाथमा गांव के समीप खड़ीन रेलवे स्टेशन से 5 किमी दूर एक पहाड़ी पर स्थित है। किराड़ू का प्राचीन नाम विराटकूप। अच्छा, जो बाड़मेर के हाथमा गांव के समीप खड़ीन रेलवे स्टेशन से 5 किमी दूर एक पहाड़ी पर स्थित है। 11वीं सदी में बने यहाँ के मंदिर ओसिया के मंदिरों के बाद के समय के हैं। ओसिया के मंदिरों के बाद के समय हैं। यहाँ पर 5 मंदिरों का समूह है, जिनमें विष्णु व शिव मंदिर है। किराड़ू के मंदिर बाड़मेर। किराड़ू के मंदिर बाड़मेर। ठीक है ना। किराड़ू के मंदिर में सबसे सुंदर सोमेश्वर मंदिर है। यह मंदिर उच्च कोटि की तक्षण कला के साथ साथ गुप्तकालीन व क्षेत्रीय परंपरा और सोलंकी शैली का अद्भुत मिश्रण प्रस्तुत करता है। किराड़ू को राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। किराड़ू के मंदिरों में सबसे सुंदर सोमेश्वर मंदिर है। यह मंदिर उच्च कोटि की तक्षण कला के साथ साथ गुप्तकालीन व क्षेत्रीय परंपरा और सोलंकी शैली का अद्भुत मिश्रण प्रस्तुत करता है। किराड़ू को राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। किराड़ू खजुराहो बाड़मेर किराड़ू। सोलंकी शैली का अद्भुत मिश्रण प्रस्तुत करता है। जगत शिरोमणि मंदिर आमेर स्थित इस मंदिर का निर्माण कछवाहा शासक मानसिंह की पत्नी कंकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में कराया। मानता है कि इस मंदिर में प्रतिष्ठित काले पत्थर की कृष्ण की वही मूर्ति जिसकी मेरठ चित्तौड़गढ़ में आराधना किया करते थे। मानसिंह इसे चित्तौड़गढ़ से लेकर आए थे। किसने निर्माण कराया था? मानसिंह की पत्नी कंकावती ने। जैन मंदिर देलवाड़ा। उत्तर मध्यकालीन मंदिर शिल्पकला का चरमोत्कर्ष आबू पर्वत स्थित देलवाड़ा के जैन मंदिरों में देखा जा सकता है। यह राजस्थान गुजरात की सोलंकी चालुक्य शिल्पकला शैली के प्रमुख नमूने कहे जा सकते हैं। यहाँ स्थित जैन मंदिरों में 2 मंदिर प्रमुख है। पहला मंदिर प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभदेव का है। इसे 1031 ईस्वी में गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव के मंत्री विमल शाह ने बनवाया था। किसने बनवाया था? चालुक्य शासक भीमदेव के मंत्री विमल शाह ने बनवाया था और ऋषभदेव को समर्पित है। पहला जैन मंदिर 1031 में। ठीक, 1031 में गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव के मंत्री विमल शाह ने
इस मंदिर को विमलशाही के नाम से जाना जाता है। दूसरा मंदिर 22वें जैन तीर्थकर नेमिनाथ का है, जिसका निर्माण वास्तुपाल और तेजपाल द्वारा 1230 ईस्वी में करवाया गया। इस मंदिर को लूणबशाही के नाम से जाना जाता है। लूणबशाही के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के मंडप, स्तंभों, छतरियों तथा वेदियों के निर्माण में श्वेत पत्थर व बारीकियों से खुदाई की। इस मंदिर के रंग मंडप व नकचौकी की कलात्मकता अद्भुत है। जैन मंदिर देलवाड़ा के मंदिर देख बेटा की एकदम कितनी बारीकी से काम किया गया है। यह स्थित जैन मंदिरों के दो प्रमुख पहला तो है जैन तीर्थकर ऋषभदेव का है। इसे 1031 में गुजरात के शासक भीमदेव के मंत्री विमल शाह ने बसाया था। इस मंदिर को विमल शाही के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फर्स्ट तो ये हो गया। और दूसरा मंदिर 22वें जैन तीर्थकर नेमिनाथ का है, जिसका निर्माण वास्तुपाल और तेजपाल द्वारा 1230 ईस्वी में करवाया गया। इस मंदिर को लूणबशाही के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के मंडप, स्तंभों, छतरियों तथा वेदियों के निर्माण श्वेत पत्थर पर बारीकी से खुदाई की गई। इस मंदिर के रणमंडप व नकचौकी की कलात्मकता अद्भुत है। रंग मंडप व नकचौकी की कलात्मकता अद्भुत है। अरसत माता मंदिर आवानेरी, ये देख लिया मैंने। आमानेरी नामक स्थित अरसत माता का मंदिर गुज्जर प्रतिहार कालीन कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। 11वीं शताब्दी इस मंदिर को महमूद गजनवी ने नष्ट कर दिया था तथा मंदिर भी पूर्णतः क्षतित हो गया। मूलतः यह मंदिर एक विष्णु मंदिर था। आवानेरी एक विष्णु मंदिर था। गुर्जर प्रतिहार कालीन कला का उत्कृष्ट उदाहरण है आवानेरी नामक अरसत माता का मंदिर। शिव मंदिर बारडोली, चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित बारडोली शिव मंदिर पंचायतन शैली का मंदिर है। इसमें मुख्यतः मूर्तियां शिव पार्वती और उनके सेवकों की है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण हुण शासक तोरमाण के पुत्र मेहरकुल ने करवाया था। हुण शासक तोरमाण के पुत्र मेहरकुल ने करवाया था। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण हुण शासक तोरमाण के पुत्र मेहरकुल ने करवाया था। शिव मंदिर बारडोली, चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित बारडोली शिव मंदिर किस शैली का है? पंचायतन शैली। इसमें मुख्य मूर्तियां शिव व पार्वती उनके सेवकों की। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण हुण शासक तोरमाण के पुत्र मेहरकुल ने करवाया था। बारडोली शिव मंदिर पंचायत शैली का मंदिर है। शिव मंदिर भंडदेवरा, बारां जिले के रामगढ़ में स्थित भंडदेवरा का शिव मंदिर हाड़ौती का खजुराहो के रूप में प्रसिद्ध है। इसका निर्माण मेदवंशीय राजा मलय वर्मा ने 10वीं सदी में करवाया था। यह मंदिर पंचायत शैली में बना हुआ है। अच्छा, ये भी इम्पोर्टेंट है। बताइए कौन सा मंदिर हाड़ौती का खजुराहो के रूप में प्रसिद्ध है? शिव मंदिर भंडदेवरा, बारां जिले के रामगढ़ में स्थित भंडदेवरा का शिव मंदिर मलय वर्मा ने 10वीं सदी में करवाया था। यह मंदिर पंचायत शैली में बना हुआ है 10वीं सदी में। जैन मंदिर रणकपुर, पाली जिले में स्थित रणकपुर का जैन मंदिर अपनी अद्भुत शिल्पकला एवं भव्यता के लिए विख्यात है। प्रथम जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित इस मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा के शासनकाल, किसको समर्पित है? प्रथम जैन तीर्थकर आदिनाथ को महाराणा कुंभा के शासनकाल 1433 से 68 में धरणीय नामक एक जैन व्यापारी ने
धरणीसाय नामक एक जैन व्यापारी ने करवाता। यह मंदिर 1444 खम्भों पर यानी कि 1444 खम्भों पर टिका होने के कारण खम्भों का अजायबघर भी कहा जाता है। मूल गर्भगृह में आदिनाथ की 4 मुख वाली मूर्ति प्रतिष्ठापित है, इसलिए यह मंदिर चौमुखा मंदिर भी कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब। चौमुखा मंदिर किसे कहते हैं? देख, जैन मंदिर की बात है रणकपुर की। पाली जिले में स्थित रणकपुर का जैन मंदिर। जैन मंदिर कहाँ है? पाली जिले में स्थित रणकपुर का जैन मंदिर अपनी अद्भुत शिल्पकला में भव्यता के लिए विख्यात है। प्रथम जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित। जैन मंदिर किसको समर्पित है? आदिनाथ को, प्रथम तीर्थकर। इस मंदिर का निर्माण राणा कुंभा के शासनकाल में 1433 से 68 धरणीसाय नामक एक जैन व्यापारी ने करा। यह मंदिर 1444 खम्भों पर टिका होने के कारण खम्भों का अजायबघर भी कहा जाता है। जैन मंदिर मूल गर्भगृह में आदिनाथ की 4 मुख वाली मूर्ति प्रतिष्ठापित है, इसलिए यह मंदिर चौमुखा मंदिर भी कहलाता है। कौन सा? जैन मंदिर रणकपुर, रणकपुर के जैन मंदिर। खम्भों का अजायबघर चौमुखा मंदिर 1444 खम्भों पर। धरणीसाय जैन व्यापारी कुंभा के काल में 33 से 68। सचिया माता का मंदिर ओसिया जोधपुर से 57 किमी की दूरी पर दक्षिण पश्चिम दिशा में ओसिया स्थित है। यहाँ 8वीं सदी के बने वैष्णव व जैन मंदिर समूह गुर्जर प्रतिहार कला के प्रमुख मंदिर थे। यहाँ का पारंपरिक तरीके से वैष्णव शैव व जैन मंदिर का निर्माण हुआ। ओसिया के वैष्णव मंदिरों में हरिहर मंदिर व सूर्य मंदिर प्रमुख है। जैन मंदिरों में महावीर का मंदिर तथा शाक्त मंदिरों में पीपला माता तथा शचिया माता का मंदिर प्रमुख है। अच्छा, जोधपुर से 57 किमी की दूरी पर स्थित दक्षिण पश्चिम दिशा में ओसिया स्थित है। यहाँ 8वीं सदी के बने वैष्णव व जैन मंदिर समूह है। गुर्जर प्रतिहार कला के प्रमुख केंद्र है। वैष्णव व जैन मंदिर समूह में गुर्जर प्रतिहार कला के प्रमुख केंद्र। यहाँ पारंपरिक तरीके से वैष्णव शैव व जैन मंदिर का निर्माण हुआ। ओसिया के वैष्णव मंदिरों में हरिहर मंदिर व सूर्य मंदिर प्रमुख है। जैन मंदिरों में महावीर का मंदिर तथा शाक्त मंदिरों में पीपला माता तथा शचिया माता के मंदिर प्रमुख है। पीपला माता तथा शचिया माता के मंदिर प्रमुख है। सास बहु मंदिर नागदा उदयपुर से 27 किमी दूर नागदा में 1026 ईस्वी में घोल शासक श्रीधर द्वारा कुछ मंदिरों का निर्माण कराया गया। ठीक है ना। उदयपुर से 27 किमी दूर नागदा में 1026 की बात है। शासक कौन था? श्रीधर के द्वारा कुछ मंदिरों का निर्माण कराया गया। इसमें 2 जुड़वा वैष्णव मंदिर सास और बहू मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। वैष्णव मंदिर है। ये दोनों ही मंदिर आकार में छोटे बड़े होने के बावजूद भी अलंकरण की दृष्टि से समान है। ये मंदिर विष्णु सहस्त्रबाहु को समर्पित है। सहस्त्रबाहु, सहस्त्रबाहु, इसका अपभ्रंश हो गया सास बहू। ठीक है ना। सास बहू के मंदिर नाम से प्रसिद्ध है। किसने कराया था? श्रीधर ने। 1026 में नागदा में श्रीधर द्वारा जुड़वा शैव मंदिर सास व बहु मंदिर के नाम से प्रसिद्ध। ये दोनों ही मंदिर आकार में छोटे बड़े होने के बावजूद भी अलंकरण दृष्टि से समान है। ये मंदिर विष्णु यानी सहस्त्रबाहु को समर्पित है। राजप्रसाद एवं महल स्थापित। राजप्रसाद एवं महल स्थापित। अब भाई साहब मंदिर गए, अब आ रहे हैं राजप्रसाद यानी महल स्थापित। स्थापत्य का एक विशिष्ट रूप राजप्रसाद है। राजस्थान में राजपूतों के साथ स्थापित होने के साथ राजभवनों का भी निर्माण होने लगा। मेनाल, नागदा, आमेर आदि स्थानों से पूर्व मध्यकाल के राजभवनों के अवशेष मिलते हैं। क्वेश्चन आएगा,
बताइए भाई साहब कि मध्यकाल के राजभवनों के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? मध्यकाल के राजभवनों के अवशेष मेनाल, नागदा, आमेर, जिनमें छोटे छोटे कमरे, छोटे छोटे दरवाजे, खिड़कियों का अभाव एवं दो किनारों के कमरों को बरामदे में जोड़ा जाना इनकी विशेषता है। क्वेश्चन तो कैसे भी दे सकता है अगर उसने बढ़िया पेपर दिया कि बताइए दो किनारों के कमरों को बरामदे से जोड़ना किन महलों की विशेषता थी? यहाँ पर किन राजप्रासादों के स्थापत्य की विशेषता थी? मेनाल, नागदा, आमेर। दो किनारों के कमरों को बरामदे से जोड़ा जाना इनकी विशेषता है। मध्यकाल में आर्थिक समृद्धि के कारण राजप्रासाद विशाल, भव्य एवं सुसज्जित बनने लगे। कुंभकालीन राजप्रासाद सादे थे, किंतु बाद के काल में महलों की बनावट एवं शिल्प में परिवर्तन दिखाई देता है। 15वीं सदी के बाद जब राजपूत 2 बार से लेते हैं यार, कुछ पढ़ लेने पड़ी भाई। चैप्टर आ रहा है राजप्रासाद एवं महल स्थापत्य। स्थापत्य का एक विशिष्ट रूप राजप्रासाद है, यानी कि राजाओं के मकान महल रहते हैं, उसको ही राजप्रासाद बोलते हैं। राजस्थान में राजपूतों के राज्य स्थापित होने के साथ राजभवनों का भी निर्माण होने लगा। मेनाल, नागदा, आमेर आदि स्थानों से पूर्व मध्यकाल के राजभवनों के अवशेष मिलते हैं, जिनमें छोटे छोटे कमरे, छोटे छोटे दरवाजे, खिड़कियों का अभाव एवं दो किनारों के कमरों को बरामदों से जोड़ा जाना इसकी विशेषता है। मध्यकाल में आर्थिक समृद्धि के कारण राजप्रासाद विशाल, भव्य एवं सुसज्जित बनने लगे। कुंभकालीन राजप्रासाद सादे थे, किंतु बाद के काल में महलों की बनावट एवं शिल्प में परिवर्तन दिखाई देता है। 15वीं सदी के बाद जब राजपूत शासकों का मुगलों के साथ संपर्क हुआ तो उसका असर यहाँ के महलों के स्थापत्य पर दिखाई देता है। फव्वारे, छोटे बाग बगीचे, बैल बूटे, संगमरमर का प्रयोग, मेहराब, गुंबज आदि रूपों में मुगल प्रभाव इन इमारतों पर दिखाई देता है। जैसे उदयपुर के महलों में अमर सिंह के महल, कर्ण सिंह का जगमंदिर, जगत सिंह द्वितीय के काल का प्रीतम निवास महल, जगनिवास महल, आमेर के दीवाने खास, बीकानेर के कर्ण महल, शीश महल, अनूप महल, रंग महल, जोधपुर के फूल महल आदि। अच्छा, दोबारा देख लेते हैं इनको। उदयपुर के महलों में अमर सिंह के महल, फिर कर्ण सिंह का जगमंदिर, जगत सिंह द्वितीय काल का प्रीतम निवास महल किसके काल का? जगत सिंह द्वितीय के काल का। फिर जगनिवास महल, जगत सिंह द्वितीय के काल का प्रीतम निवास महल और जगनिवास महल। आमेर के हैं दीवानाम और दीवाने खास, बीकानेर के कर्ण महल प्रसिद्ध है, शीश महल, अनूप महल, रंग महल, जोधपुर के फूल महल। ठीक है। 7वीं सदी के पश्चात कोटा, बूंदी, जयपुर आदि महलों में स्पष्टतः मुगल प्रभाव दिखाई देता है। मुगल प्रभाव के कारण राजप्रासादों में दीवाने आम, दीवाने खास, चित्रशालाएँ, बारहदरियाँ, गवाछ, झरोखे, रंगमहल आदि को जगह मिलने लगी। इस प्रकार के महलों में जयपुर का सिटी प्लेस तथा उदयपुर का सिटी प्लेस मुख्य है। सिटी प्लेस उदयपुर में भी है भाई। राजस्थान के महलों में डींग के महल, जिन्हें जल महल भी कहते हैं, का विशेष स्थान है। डींग के महल के चारों ओर छज्जे, कॉर्निश जो अलग ही प्रभाव उत्पन्न करते हैं। अब इसमें से क्या आएगा? इसमें से कुछ भी आ सकता है। उदयपुर के महलों में अमर सिंह के महल, कर्ण सिंह का जगमंदिर, जगमंदिर किसका है? कर्ण सिंह का। और जगत सिंह द्वितीय काल के प्रीतम निवास महल, जगनिवास महल। आमेर के दीवानाम और दीवान खास, बीकानेर में कर्ण महल, शीश महल, अनूप महल, रंग महल। अच्छा, और जोधपुर के फूल महल आदि हैं। चलते हैं आगे। इस प्रकार के महलों में जयपुर का सिटी प्लेस तथा उदयपुर का सिटी प्लेस मुख्य है। राजस्थान के महलों में डींग के महल, जिन्हें जल महल कहते हैं, विशेष स्थान हैं।
डिंक महल के चारों ओर छज्जे, कॉर्निस है छज्जे, जो अलग ही प्रभाव उत्पन्न करते हैं। अब आती है भाई साहब हवेली स्थापत्य। हवेली स्थापत्य। राजस्थान के नगरों में सामंत और सेठों ने भव्य हवेलियाँ बनाई। जयपुर की हवेली परंपरा इतनी प्रसिद्ध हुई कि बाद में शेखावाटी के धनिकों यानी कि सेठों ने, पैसा वालों ने अपने अपने गांव में विशाल हवेलियां बनवाने की परंपरा की नींव डाल दी। रामगढ़, नवलगढ़, फतेहपुर, मुकुंदगढ़, मंडावा इसकी हवेली देख ली मैंने यूट्यूब पे, मंडावा की। पिलानी, सरदार शहर, रतनगढ़, लक्ष्मणगढ़ आदि कस्बों में विशाल हवेलियां बनवाना प्रारंभ हो गई। जैसलमेर की सालम सिंह की हवेली, सालम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली तथा पटवों की हवेली तो पत्थर की जाली एवं कटाई के कारण आज दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गई है। पटवों की हवेली तो पत्थर की जाली एवं कटाई के कारण आज दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गई है। ठीक है ना, पटवों की हवेली। जैसलमेर की सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली तथा पटवों की हवेली तो पत्थर की जाली एवं कटाई के कारण आज दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गई है। ठीक है ना, दोबारा से पढ़ लेते हैं। जैसलमेर की सालम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली तथा पटवों की हवेली, पैटेवों से पत्थर। सालम सिंह की हवेली कहाँ है? जैसलमेर में। पटवों की हवेली तो पत्थर की जाली एवं कटाई के कारण आज दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गई। इसी प्रकार बंसी पत्थर की बनी करौली, अच्छा बंसी पत्थर की बनी करौली, भरतपुर, कोटा की हवेलियाँ भी अपनी कलात्मक संगत राशि के कारण अद्भुत है। बाद में वैष्णव मंदिर भी हवेली शैली के आधार पर बने, इसलिए विशाल हवेलियाँ मंदिरों के रूप में आज जगह जगह दिखाई देती है। बीकानेर के प्रसिद्ध बछवावतों की हवेली, कछवा नहीं है, बछवावतों की हवेली 16वीं सदी के उत्तरार्ध में कर्ण सिंह बछवावत द्वारा। बीकानेर की प्रसिद्ध बछावतों की हवेली 16वीं सदी के उत्तरार्ध में कर्ण सिंह बछावत द्वारा बनवाई गई। इसके अलावा बीकानेर में मोहता, मूदड़ा, रामपुरिया आदि की हवेलियाँ अपने शिल्प वैभव के कारण विख्यात है। बीकानेर की हवेलियाँ लाल पत्थर से बनी है। इनकी सजावट में मुगल, किशनगढ़ एवं यूरोपीय चित्रशैली प्रयुक्त की गई है। अच्छा, कौन सी हवेलियों, कहाँ की हवेलियों में लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है? बीकानेर की हवेलियों में। यह है भाई साहब मंडावा की हवेली। एक कला, चित्रकारी एकदम शानदार। शेखावाटी की हवेलियाँ अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। शेखावाटी की हवेलियाँ। नवलगढ़ की हवेलियों में रूप निवास, भगत, जालन, पोद्दार और बघेरिया की हवेली प्रसिद्ध है। नवलगढ़ की हवेलियों में बिसाऊ झुंझुनू में नाथ द्वारा पोद्दार की हवेली, सेठ जयदाल केडिया की तथा सीताराम सिंगतिया की हवेली विख्यात है। ढूंढलोल झुंझुनू में सेठ लालचंद गोयनका, मुकुंदगढ़ झुंझुनू में सेठ राधाकृष्ण एवं केसरगढ़ कोनिया की हवेलियाँ, चिड़ावा झुंझुनू में बगेड़िया की हवेली, महेंद्रसर झुंझुनू सोने चांदी की हवेली, श्री माधोपुर सीकर में पंसारी की हवेली प्रसिद्ध है। लक्ष्मणगढ़ सीकरगढ़ की चार चौक की हवेली व चेतराम की हवेली भी दर्शनीय है। शेखावट की हवेलियाँ अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। नवलगढ़ की हवेलियों में रूप निवास, भगत, जालान, पोद्दार और बघेड़िया की हवेलियाँ प्रसिद्ध है। बिसाऊ जो झुंझुनू में नाथ द्वार पोद्दार की हवेली है। झुंझुनू में किसकी है? बिसाऊ नाथद्वार पोद्दार की हवेली। सेठ जयदयाल केडिया की तथा सीताराम सिंगतिया की हवेली विख्यात है। ढूंढलोद झुंझुनू में सेठ लालचंद गोयनका, मुकुंदगढ़ झुंझुनू में सेठ राधाकृष्ण एवं केसरदेव कोरंडिया की हवेलियाँ
चिंडावा झुंझुनू में बगड़िया की हवेली। मनहसर झुंझुनू की सोने चांदी की हवेली। श्री माधोपुर सीकर में पंसारी की हवेली से प्रसिद्ध है। लक्ष्मणगढ़ सीकर की चार चौक की हवेली व चेतराम की हवेली भी दर्शनीय है। सीकर में गौरीलाल बियाणी की हवेली। रामगढ़ सीकर में ताराचंद रुइया की हवेली। फतेहपुर सीकर नंदलाल देवड़ा की हवेली भी समकालीन विचित्र चित्रों के कारण प्रसिद्ध है। चोरों की हवेलियों में मालजी का कमरा, रामनिवास गोयनका की हवेली, मंत्रियों की हवेली आदि इत्यादि विख्यात है। ताराचंद रुइया की हवेली कहाँ है? रामगढ़ में। और गौरीलाल बियाणी की हवेली सीकर में। और नंदलाल देवड़ा की हवेली किस कारण से प्रसिद्ध है? समकालीन भित्ति चित्रों के कारण। और चोरों की हवेली कौन कौन सी है? मालजी का कमरा, रामनिवास गोयनका की हवेली और मंत्रियों की हवेली इत्यादि विख्यात है। जोधपुर में बड़े मियाँ की हवेली, पोखरण की हवेली, राख की हवेली, टोंक की सुनहरी कोठी। उदयपुर में बागौर की हवेली। जयपुर में नाटाणियों की हवेली, जयपुर में नाटणियों की हवेली। रत्नसागर पुंडरीक की हवेली, पुरोहित प्रताप नारायण जी की हवेली इत्यादि में हवेली स्थापना के लिए विभिन्न रूप दिखाई देते हैं। अच्छा, याद कैसे करेंगे जब उनको क्वेश्चन आ जाएगा तो। कि बताइए निम्न में कौन सी हवेली कहाँ स्थित है? यहाँ पर कौन सी हवेली की क्या खासियत है? यह किस हवेली की खासियत है? यह किस लिए प्रसिद्ध है? यह जो हवेली प्रसिद्ध है ये कहाँ है और ये किस कारण से प्रसिद्ध है? कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन आगे बताए सोने चांदी की हवेली कहाँ है? मानसर और पंसारी की हवेली, श्री माधोपुर, फिर बगड़िया की हवेली, चिंडावा, और राधा कृष्ण व केसर देव कोंडलिया की हवेली झुंझुनू में। ये तो यार मामला भूल करेगा, करें कैसे तो इनको याद। बिसाऊ में कौन सी हवेली है? नाथ द्वार पोद्दार की। चलते हैं आगे, चलते हैं। हवेली इत्यादि में हवेली स्थापित के विभिन्न रूप दिखाई देते हैं। छतरियाँ, मकबरे और दरगाह। छतरियाँ, मकबरे और दरगाह। मृत्यु के बाद स्मृति चिन्ह बनाने की परंपरा बहुत पुरानी है। राजस्थान के शासक तथा श्रेष्ठी वर्ग संपन्न था। उनकी मृत्यु के बाद उनकी याद में स्थापित की दृष्टि से विशिष्ट स्मारक बनाए गए, जिन्हें छतरियाँ और देवल के नाम से जाना जाता था। स्थापित कला एवं भवन निर्माण की दृष्टि से स्मारक बड़े महत्वपूर्ण है। जयपुर का गैटोर, जोधपुर का जसवंत थड़ा, कोटा का छत्रविलास बाग, जैसलमेर का बड़ा बाग जो इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अच्छा, यानी कि गैटोर की छतरियाँ जोधपुर में, जैसे जसवंत और जैसे जोधपुर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोटा का छत्रविलास बाग और जैसलमेर का बड़ा बाग। बड़ा बाग कहाँ है? जैसलमेर। तो इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। छतरियाँ, मकबरे और दरगाह है। छतरियाँ मुगल राजपूत कला का, ये कौन सी है? ये छतरियाँ हो गई। छतरियाँ मुगल और राजपूत कला का सुंदर समन्वित प्रदर्शन करती है। अलवर में मूसी महारानी की छतरी, फतेह गुम्बद, करौली में गोपाल सिंह की छतरी, बूंदी में 84 खम्भों की छतरी, रामगढ़ में सेठों की छतरी, रामगढ़ में, बीकानेर में राव कल्याणमल की छतरी, गेटौर में सवाई जयसिंह की छतरी, जोधपुर में जसवंत सिंह का थड़ा, जैसलमेर में राजाओं और पालीवालों की छतरी का स्थापत्य विलक्षण है। ये जो लाइन है ये हर फैक्टर क्वेश्चन है। बताइए गेटौर की छतरी कहाँ है? जयपुर में। किसकी प्रसिद्ध है? सवाई जयसिंह की छतरी। कल्याणमल की बीकानेर में, और रामगढ़ में सेठों की छतरी। आगे चलते हैं। सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर और हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह है।
नागौर लोगों की आस्था का केंद्र होने के साथ साथ स्थापत्य के वजूद नवीन है। दीवान शाही की दरगाह कपासन, मिट्टी शाही की दरगाह कागरोन, शक्कर पीर बाबा की दरगाह नरहड़, अब्दुल पीर की मंजार भवानपुरा, मीर साहब की दरगाह बूंदी, ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह सरवाड़, अब्दुल्ला खां मकबरा अजमेर आदि हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला के समन्वय प्रतीक है। क्वेश्चन कैसे भी दे सकता है वो बताइए। मिट्टी शाह की दरगाह गागनौर, शक्कर पीर बाबा की दरगाह कहाँ है, या फिर नरहड़ में क्या है, कौन से पीर बाबा की दरगाह है, शक्कर पीर बाबा नरहड़, अब्दुल पीर की मंजार भवानपुरा, मीरा साहब की दरगाह बूंदी, ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह सरवाड़, अब्दुल्ला खां मकबरा अजमेर आदि हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला के समन्वय के प्रतीक है। सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती दरगाह अजमेर और हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह नागौर लोगों का केंद्र होने के साथ स्थापित वजूद में। दीवान शाही की दरगाह कहाँ है, कपासन में। मिट्टी शाही की दरगाह गागरोन, शक्कर पीर बाबा की दरगाह नरहड़, अब्दुल पीर की मंजार भवानपुरा। कैसे पूछ सकता है इसमें बताइए। भवानपुरा में किसकी मजार है, अब्दुल पीर की मजार, मीर साहब की दरगाह बूंदी, ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह सरवाड़, अब्दुल्ला खां मकबरा अजमेर आदि हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला के समन्वय के प्रतीक हैं। चलिए जल स्थापत्य को पढ़ते हैं अब। जल स्थापत्य राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा रेतीला है, इसके बावजूद यहाँ जल स्थापत्य का विकास हुआ है। कुएं, कुंड, बावड़िया, टाँके यहाँ के जल स्थापत्य की पहचान है। कुआं राजस्थान के उपयोगी जल स्रोत है। बांदी कुई नाम किसी बांदी अर्थात दासी द्वारा बनवाए कुएं के नाम पर रखा गया है। अच्छा, बांदी कुई नाम किसी बांदी अर्थात दासी द्वारा बनवाए गए कुएं के नाम पर रखा गया है। बांदी कुई सिकंदरा के पास दौसा में। बटाड़ू गांव बाड़मेर में आधुनिक पाषाण कला से बना संगमरमर का कुआं दर्शनीय है। बाटाड़ू गांव कहाँ है, बाड़मेर में, आधुनिक पाषाण कला से बना संगमरमर का कुआं दर्शनीय है। टाँके जल स्थापत्य के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। इनमें बरसाती पानी एकत्रित किया जाता है। टाँकों के अच्छे नमूने किलों में मिलते हैं, जिनमें जयपुर का जयगढ़ किला प्रमुख है। ये टाँके मध्यकालीन सिविल इंजीनियरिंग के उत्तम प्रमाण है। राजस्थान जनजीवन में बावड़ियाँ बहुत महत्वपूर्ण है। इनके निर्माण में उपयोगिता के साथ ही सौंदर्य का विशेष ध्यान रखा जाता है। ये राज परिवार के सदस्यों, मुख्यतः रानियाँ, राजमाताएँ, श्रेष्ठी वर्ग इत्यादि द्वारा बनवाई जाती थी। इनके निर्माण में संबंधित सूचनाएं भी शिलालेखों पर अंकित की जाती है, जिनसे निर्माताओं और कारीगरों की जानकारी प्राप्त होती है। बांदी कुई के निकट बनी आवा नेरी को चांद बावड़ी संभवतः राज्य की सबसे कलात्मक बावड़ी है। मान्यता है किसी चांद नामक राजा ने इसे बनवाया था। मेवाड़ महाराणा राज सिंह की पत्नी रानी रामरसदे ने मेवाड़ महाराणा राज सिंह की पत्नी रानी रामरसदे ने उदयपुर में त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया। त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था, रामरसदे ने। राज सिंह की पत्नी रानी रामरसदे ने। डूंगरपुर के निकट स्थित प्रसिद्ध नौलखा बावड़ी महाराणा आस्करण की पत्नी प्रिमल देवी ने बनवाई थी। डूंगरपुर के निकट स्थित प्रसिद्ध नौलखा बावड़ी महारावल आस्करण की पत्नी प्रिमल देवी ने बनवाई थी। बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण बूंदी के शासक अनिरुद्ध सिंह की पत्नी नाथावती ने 1699 रानियों ने ज़्यादा बनाई है बावड़ी। बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण बूंदी के शासक अनिरुद्ध सिंह की पत्नी नाथावती ने 1699 ईस्वी में करवाया था। आवानेरी की चांद बावड़ी संभवतः राज्य की सबसे कलात्मक बावड़ी है। आवानेरी देख ली मैंने। आवानेरी किसी चांद नामक राजा ने इसे बनवाया था। मेवाड़ महाराणा राज सिंह की पत्नी रानी रामरसदे ने त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया।
और डूंगरपुर के निकट स्थित प्रसिद्ध नौलखा बावड़ी महारावल आस्करन की पत्नी प्रेमल देवी ने बनवाई। नौलखा बावड़ी प्रेमल देवी ने। बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण बूंदी के शासक अनिरुद्ध सिंह की पत्नी नाथावती ने 1699 में करवाया। राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में बड़े बड़े तालाब भी रहे हैं जो अपने प्रसार के स्थापत्य पर रोशनी डालते हैं। क्योंकि ये भाग अधिकांश पहाड़ी है, अतः वहाँ दो पहाड़ों के बीच के स्थान को रोककर धूल और पत्थरों को बांध बना दिया जाता था। बांध को आगे से सीढ़ियों से तालाब तक जोड़ दिया जाता है। बांध को आगे से सीढ़ियों से तालाब तक जोड़ दिया जाता था। बांध पक्का बनाया जाता था। इसके नीचे कुछ वृक्षों की पत्तियां लगा दी जाती थी और इन्हें पक्के बांध से जोड़ दिया जाता। इस प्रकार बांधों में पिछोला उदयपुर, गेवसागर डूंगरपुर, राजसमंद राजनगर, जयसमंद डेवर बड़े प्रसिद्ध हैं। इनके निर्माण में यही पद्धति 11वीं सदी से 7वीं सदी के तक काम में ली गई। इन बांधों में राजसमंद का बांध विशिष्ट है। इसे दुष्काल से पीड़ित जनता को राहत देने के लिए बनाया गया। इस बांध में 9 चौकी नामक 3 भाग वाली 3 छतरियां बनाई गई है जो तक्षण कला की दृष्टि से अनुपम है। राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में बड़े बड़े तालाब भी रहे हैं। इनके अपने प्रकार के स्थापत्य पर रोशनी डालते हैं। चूँकि ये भाग अधिकांश पहाड़ी, अतः वहाँ दो पहाड़ों के बीच के स्थान को रोककर धूल और पत्थर का बांध बना दिया जाता था। बांध को आगे से सीढ़ियों से तालाब तक जोड़ दिया जाता था। बांध पक्का बनाया जाता था। इसके नीचे कुछ वृक्षों की पत्तियां लगा दी जाती थी, उन्हें पक्के बांध से जोड़ दिया जाता। इस प्रकार के बांधों में पिछोला उदयपुर, गेवसागर कहाँ है, डूंगरपुर, राजसमंद में राजनगर, जयसमंद डेवर बड़े प्रसिद्ध हैं। ठीक, 3 भाग वाली 3 छतरियां बनाई गई है जो तक्षण कला की दृष्टि से अनुपम है। अभ्यास प्रश्न। किस दुर्ग के लिए कहा गया है कि यह दुर्ग बख्तरबंद है? बख्तरबंद है, रणथंभौर। रणथंभौर। एक जैसे 9 महल किस किले में बनाए गए हैं? तारागढ़। नहीं, एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? नाहरगढ़। नाहरगढ़ यार भूल गई कौन सा है, नाहरगढ़ है या तारागढ़ है। क्वेश्चन ऐसा ही आएगा। एक जैसे 9 महल, गागरोन नहीं है, तारागढ़, नाहरगढ़ है, नाहरगढ़। और देख लेंगे। अकबर का दुर्ग कहाँ स्थित है? अजमेर। हर्षद माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? हर्षद आवानेरी। राजस्थान के उन दुर्गों का नाम उल्लेख कीजिए जिन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग किस पठार पर स्थित है? कुंभलगढ़ का दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? मंडन। सुदर्शनगढ़ के किस किले का दूसरा नाम है? तारागढ़ नामक दुर्ग किन 2 स्थानों पर स्थित है? किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है? सासबाग मंदिर किस स्थान पर स्थित है? नागदा। बच्चावतों की हवेली किस शहर में स्थित है? सम्मिलित कीजिए। अभी छतरी आ गई। जसवंत थड़ा, जैसे जसवंत जोधपुर, ऊंची महारानी अलवर, गोपाल सिंह करौली, सवाई जयसिंह की छतरी गेटोर। राजस्थान की 2 बावड़ियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। राजस्थान में स्थित 5 प्रमुख दरगाह को उल्लेख कीजिए। लोहागढ़ किले की प्रमुख विशेषताओं को वर्णन कीजिए। इसको एक बार दोबारा देखते हैं पाठ को। राजस्थान के हवेली स्थापत्य पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। राजस्थान के मंदिर शिल्प की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दुर्गों की विभिन्न श्रेणियों के उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। परियोजनात्मक कार्य। अपने आसपास स्थित किसी मंदिर में जाकर उसकी प्रमुख विशेषताओं का एक चार्ट तैयार कीजिए। कल्पना करें आप एक विदेशी मित्र राजस्थान की प्रमुख हवेलियाँ देखना चाहते हैं, आप उसे कहाँ घुमाने ले जाएंगे? चलिए दोबारा देखते हैं इसको। पाठ का नाम है स्थापत्य एवं शिल्प के विविध आयाम। नगर विन्यास, स्थापत्य एवं भवन शिल्प। बैराट नगर, बैराट
बावड़ियाँ, कुंड, मंदिर, सड़कें, नालियाँ, सवाई जयसिंह की कल्पना को साकार करने के लिए जयपुर शहर की नींव नवंबर 1727 ईस्वी में राजगुरु पंडित जगन्नाथ सम्राट द्वारा रखी गई। 12वीं सदी में जैसलमेर का निर्माण। दुर्ग शिल्प। राजस्थान के दुर्गों के स्थापत्य के विकास का प्रथम उदाहरण कालीबंगा खुदाई में मिलता है। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद दिल्ली में तुर्क अफगान शासन की स्थापना हुई। राजस्थान के 6 प्रमुख दुर्ग। आमेर महल, ये क्वेश्चन भी आया था। गागरोन, आमेर महल, गागरोन, कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंभौर और चित्तौड़गढ़। गागरोन, कुंभलगढ़, आमेर महल, गागरोन, कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंभौर और चित्तौड़गढ़। जून 2013 से नोम पेहन में हुई वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक में आमेर महल, गागरोन, कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंभौर और चित्तौड़गढ़। तो देख, रणथंभौर बढ़िया है, चित्तौड़गढ़ बढ़िया है, जैसलमेर बढ़िया है, कुंभलगढ़ बढ़िया है, गागरोन और आमेर महल। दुर्गों के प्रकार। गिरी, सिवाना दुर्ग, पारिक दुर्ग, सैन्य दुर्ग। राजस्थान प्रमुख दुर्ग। चित्तौड़गढ़, चित्रांगद ने यह किला बनवाया। अंतिम मौर्य शासक मोहन मौर्य पराजित कर 8वीं शताब्दी के लगभग। पहला 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के समय, दूसरा 1535 में गुजरात के बहादुर शाह के समय, तीसरा 1568 में अकबर के आक्रमण के समय हुआ था। कुंभलगढ़ राजसमंद, कटारगढ़ कहते हैं। रणथंभौर दुर्ग, सवाई माधोपुर। अमीर महल, रानी महल, अमीर की कचहरी, सुपारी महल, 32 कमुक छतरी, जोगी महल, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, गणेश मंदिर स्थित है। सिवाना दुर्ग, बाड़मेर, जिसमें वीर शीतल देव वीरगति प्राप्त हुई तथा दुर्ग पर खिलजी का अधिकार हो गया। तारगढ़ का किला, बूंदी। नकली दुर्ग की रक्षा के लिए फिर कुंभहाड़ा ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। चित्रशाला, बूंदी चित्रशैली का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। 84 खम्भों की छतरी, शिकार बुर्ज, फूल सागर, नवल सागर सरोवर व गर्भ गुंजन तोप बूंदी दुर्ग के वैभव को प्रकट करती है। नाहरगढ़ का किला, 9 मंदिर। नाहरगढ़ का किला में 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था। तारागढ़, अजमेर, गढ़वीटली अजमेरू भी कहते हैं। 14 विशाल बुर्ज है, जिनमें घूंघट, गुगड़ी, भोटी बुर्ज, बांद्रा बुर्ज, इमली बुर्ज, खिड़की बुर्ज। बताइए खिड़की बुर्ज किस दुर्ग में है? कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है भाई साहब। वो है दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर, किसने कहा था? विलियम बेटिंग ने 1832 में। मेहरानगढ़, जोधपुर। चूरू का किला, फैक्ट ही फैक्ट है, इसमें काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं इस पार्ट में से। पैसौरगढ़ का किला, चित्तौड़गढ़। गागरोन का किला, झालावाड़, ये गागरोन का किला झालावाड़ है। जयगढ़, आमेर। जालौर का किला, जैसलमेर का किला, लोहागढ़। मंदिर शिल्प, फिर एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर, किराड़ू का मंदिर बाड़मेर, जगत श्रोमणी मंदिर आमेर, जैन मंदिर देलवाड़ा, हर्षद माता मंदिर आवानेरी, शिव मंदिर बाड़ोली, शिव मंदिर भंडेव देवरा, जैन मंदिर रणकपुर, सचिया माता मंदिर ओसिया, सासभोग मंदिर नागदा, राजप्रसाद एवं महल स्थापत्य, हवेली स्थापत्य, फिर शेखावटी, मुकुंदगढ़, झुंझुनू, छतरिया मकबरे और दरगाह, चिश्ती की दरगाह अजमेर, हमीद नागौर की दरगाह नागौरी की नागौर, मिट्टे शाह की दरगाह गागरोन, शक्कर पीर बाबा की दरगाह नरहड़, अब्दुल पीर की मज़ार भावनापुरा,
मीरा साहब की दरगाह बूंदी, ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह सरवाड़, अब्दुल्ला खाका मकबरा अजमेर, जल स्थापित आमानेरी की चांद बावड़ी समतल राज्य की सबसे कलात्मक बावड़ी है। तो ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।